जो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इफ यू सी इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज को मीन्स भी बोलते हैं कि रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी सेड टू बी मीन्स, लेकिन दैट इज इन इकोनॉमिक्स। बाकी जगह पे तुम रिसोर्सेज ही वर्ड यूज करोगे, ठीक है ना। इनफैक्ट जो कंपनी में एक डिपार्टमेंट है उसको एच ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब फुल फॉर्म इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तुमको समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंस आ गया रिसोर्स एज अ वर्ड का। मेरे टाइम में 25 साल पहले ह्यूमन रिसोर्स बोलते भी नहीं थे, नाम था पर्सनल डिपार्टमेंट। आजकल पर्सनल डिपार्टमेंट कहीं पे वर्ड यूज नहीं होता, आजकल ये वर्ड चेंज होके ह्यूमन रिसोर्स में आ गया है, ताकि क्योंकि सबको पता चल गया है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिसोर्स है। बाकी सब चीज एक तरफ, रिसोर्सेज एक तरफ, लेकिन रिसोर्सेज है क्या। रिसोर्सेज सी एज स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए रिसोर्स ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, बुक्स है, ठीक है ना, मोबाइल है। फॉर हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लैपटॉप, जूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। क्लासरूम रहा तो बेंचेस, प्रोजेक्टर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड, है ना, मार्कर्स। तो हमारे लिए रिसोर्स, कंपनी के लिए रॉ मटेरियल, मशीन, लेबर, ऑफ कोर्स ये सब का बेस तो पैसा ही है ना। सो रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स बेसिकली एक प्रकार का सप्लाई है। एक प्रकार का रिसोर्स क्या है, सप्लाई। पेन ठीक से लिख नहीं रहा, सप्लाई है जो एनवायरनमेंट और लोगों का रिक्वायरमेंट है। एनवायरनमेंट एंड पीपल, जो रिसोर्सेज है, जो सप्लाई होता है एनवायरनमेंट और लोगों का, लोगों के लिए, ठीक है ना। अभी अगेन तुम रिसोर्सेज को दो भाग में बांट सकते हो। रिसोर्सेज जो है, एक मिनट, तुम रिसोर्सेज को दो भाग में बांट सकते हो। एक पार्ट तुम्हारा होगा नेचुरल और दूसरा पार्ट होगा मैनमेड। नेचुरल को तुम फर्दर दो पार्ट्स में बांट सकते हो, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जो जैसे कि भरपाई जो हो जाता है, जैसे कि एयर, जैसे तुमने एयर ब्रीथ किया, ब्रीद इन ब्रीद आउट किया, रात को पेड़ ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ठीक है ना। सो देखा जाए तो ये रिन्यूएबल है। सनशाइन, सनशाइन ये भी रिन्यूएबल है। आज का दिन का सनशाइन था, खत्म हो गया, कल वापिस आ जाएगा। तुम्हारा रेन वाटर ये भी रिन्यूएबल है, बारिश खत्म हुई अगले साल वापिस आ जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बायोगैस, बहुत जबरदस्त है बायोगैस। भविष्य में बायोगैस का काफी रोल आएगा। बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने का काफी बड़े बड़े कंपनीज और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहुत सारे हैं, जियो थर्मल एनर्जी, विंड पावर, सोलार, कितना इंपॉर्टेंट है ये सोलार। कोचीन एयरपोर्ट पूरा सोलार एयरपोर्ट बेस्ड है। कोचीन जो एयरपोर्ट है, मतलब इमरजेंसी में इसको बाहर का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, वरना वो खुद सक्षम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, सोलर पैनल लगा हुआ है उधर। सो ये एनर्जी रिन्यूएबल है, तुमको कुछ करना नहीं है,
वो नैसर्गिक तौर पर रिन्यूएबल होते जाता है। अब नॉन रिन्यूएबल का ये है कि वो एक बार निकाला तो रिन्यू बोलते होता है, बट इट विल टेक नॉट थाउजेंड, मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसमें कोयला ले लो, अपने देश में अपन तो कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है, अपने देश का प्रोडक्शन कम है, गोवा साइड है, झारखंड साइड है, कोल के माइंस है। लेकिन अगेन आई थिंक एक पिक्चर है केजीएफ साउथ का, उस पे बेस्ड है। एक पुराना पिक्चर था काला पत्थर, जिसमें कोयले की खान में नीचे, जमीन के नीचे से निकालते हैं ना, तो वहां पे फ्लडिंग हो जाता है बारिश का। तो कैसे स्टोरी बनता है, अच्छा पिक्चर था, अभी तो लोग जानते भी नहीं होंगे। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा था उस पिक्चर में, शशि कपूर भी था। कोल ले लो, डायमंड ले लो, तुमको विश्वास नहीं होगा, डायमंड जमीन के 90 किलोमीटर नीचे से निकलता है, और एक कैरेट के लिए 1 टन मिट्टी निकालना पड़ता है, तब जाकर 1 कैरेट सोना, 1 कैरेट डायमंड निकलता है। जितना बड़ा डायमंड उतना ज्यादा कीमत, जितना वाइट डायमंड उतना ज्यादा कीमत, ठीक है ना। सो कट, क्लैरिटी, कलर, ये सब उसके लिए रेलेवेंट है। वर्ल्ड का 90% डायमंड्स का कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग सब इंडिया में होता है। उसमें भी जो वो बोलते हैं ना बादशाहत हासिल है, वो सूरत को है। उसमें भी नंबर 1 कंपनी इंडिया का, इस नंबर 1 एक्सपोर्टर SRK, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स है। तुम्हारा गोल्ड ले लो, अगेन गोल्ड इंडिया के लिए ट्रेजेडी है। साउथ इंडिया में एक हद जगह में 1-1.5 किलो गोल्ड निकलता है, बाकी इंडिया में कहीं पे भी गोल्ड निकलता नहीं है। अपन वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड है, लेकिन अपने देश में ही गोल्ड निकलता नहीं है। अगेन बहुत मुश्किल से, बहुत सारा बोलते ना मिट्टी पानी खगालना पड़ता है, तब जाकर गोल्ड निकलता है। तुम इंपोर्ट करोगे ना, तुम फॉरेन में जाओगे घूमने, वापस आओगे, जैसे दुबई में गए, तो आदमी लोग के लिए 50,000 तक गोल्ड फ्री है, मतलब तुम खरीद के ला सकते हो। और यदि तुमने, लेडीज लोगों ने को ₹1,00,000 तक फ्री है, मतलब ₹1,00,000 को गोल्ड तुम खरीद के ऊपर का लेकर आओगे तो तुमको ये लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा, शायद 12.5% है कस्टम ड्यूटी। अभी कोई क्रिकेटर फंसा था, उसके पास बहुत सारा सोना मिला था, लोग क्या करते हैं, पहन के आते, बचने की कोशिश करते, पकड़ा गया, अभी फाइन और वो सब लगना है, इनफैक्ट शायद अरेस्ट भी हुआ था। सो इंडिया में गोल्ड मिलता नहीं, अपन इंपोर्ट ही करते हैं। और इफ यू सी, करोड़ों अरबों रुपए का सोना इंडिया के हाउसवाइफ के पास रहता है। फिर तुम्हारा एल्यूमिनियम, सैंड, ठीक है, आयरन, फॉस्फेट, ये सारा का सारा अगेन एक बार खत्म हो गया तो रिन्यू होने कितने लाखों करोड़ों साल बोलते लगेगा। सो ये नॉन रिन्यूएबल है। आया समझ में? अब बारी आती है मैनमेड की। मैनमेड में सबसे पहला तो ह्यूमन रिसोर्स है, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। सो जो मैनमेड रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स, उसमें भी तुम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग लेवल पे बांट सकते हो। फिर अगेन यू कैन डिवाइड इट इनटू इकोनॉमिक रिसोर्स, जो पैसों की ताकत है। क्यों अपना देश इतने सारे फाइटर जेट्स और गरीबों के लिए जो पैसा हर महीने कुछ 500 रुपए गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रहा है, तुम बोलोगे बहुत कम है, लेकिन करोड़ों जनता को इंटू 500 करो, तुमको पता चलेगा कि गवर्नमेंट पर जबरदस्त लोड आ रहा है इस पर, ठीक है। वही सॉरी, पाकिस्तान की हालत ये है कि वो लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के गाय भैंसे कार सब बेच रहे ताकि पैसा उनको मिल सके। सो इकोनॉमिक रिसोर्स बहुत बड़ी ताकत होती है, जिससे तुम बहुत सारे चीजें खरीद सकते हो। क्यों अपना देश इतना आगे बढ़ रहा है? क्योंकि अपन क्रूड ऑयल पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे थे। जो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से पिछले साल
कुछ $3 बिलियन का कर्जा लिया, जिसमें $1 बिलियन ऑयल से इंपोर्ट करने का और पेमेंट भविष्य में करेंगे, सब बंद करा दिया सऊदी अरेबिया ने। अगले महीने $2 बिलियन वो भी वापस मांग दिया। रिलेशन खराब हुआ है तो पाकिस्तान को भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। फिर तीसरे लेवल पे आता है बायोटिक रिसोर्स। इसमें मुझे एक याद आ गया, एक अमूल की एक प्रोबायोटिक दही आती है, बहुत बढ़िया आती है। सो जो बायोस्फेयर से नेचुरल जो है ना, जो ऐसा बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, गैस, ये सब जगह जो है उसको बायोटिक बोलेंगे, जो बायोस्फेयर से मिलता है, फॉरेस्ट से। जैसे कि केरला से तुमको रबर मिलेगा जो टायर के लिए यूज होता है, में 80 से 85% केरला से सप्लाई होता है। और जब केरला में फ्लडिंग हुआ था बारिश की वजह से, तो अपने देश को इंपोर्ट करना पड़ा था, बहुत महंगा पड़ता है बाहर से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है ना। सो हरी जो बोलते हैं ना शहद, इसमें बहुत सारे हैं लेकिन झारखंड काफी आगे है इसमें। सो पेट्रोलियम, कोल, गैस, ये सब तुमको बायोटिक से मिलना है, ठीक है। सो बायोटिक रिसोर्स तुमको बायोस्फीयर से मिलता है। और जो आखिरी है एबायोटिक, जो बोलते ना फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काम करते हैं। हम बायोटिक और एबायोटिक पे थोड़ा और चर्चा में करूंगा। जो बायोटिक है लेट अस सी, सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं, तो बायोटिक क्या है, जो लिविंग कंपोनेंट्स है ऑफ एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग कंपोनेंट है, उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब आ जाएंगे। अभी सिंपल सा हिसाब है, प्रोड्यूसर्स जो, अब जैसे प्लांट्स है, तुमने स्कूल में स्टडी किया होगा कि ये लोग अपना खुद का एनर्जी जनरेट करते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ये थोड़ा लाइन आ गया इसमें, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस। नाउ मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले बता दूं और फिर इसको बहुत बड़े एग्जांपल दूंगा तुमको। कंज्यूमर्स, अभी कंज्यूमर्स में तुम्हारे एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, हार्बीवरस, कार्निवरस, ऑमनिवरस हो जाएंगे, और डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कुछ पिछले साल 2000, कोविड के पहले, पिछले साल लगता नहीं, बहुत साल पहले लगता है, मैं गया था फैमिली के साथ गिर जंगल में। वहां पे जंगल के अंदर सिर्फ 50 गाड़ियां जा सकते हैं, तुम उतर नहीं सकते वहां पे, सिर्फ सिलेक्टेड बहुत कम 1 या 2 पॉइंट ही जहाँ उतर सकते, शेर सब रहते वहां पे। तो तुम जैसे अंदर जाओगे ना, तुमको प्योरेस्ट फॉर्म जंगल क्या होता है साफ पता चलता है, क्योंकि वहां जो लोकल सालों साल रह रहे बहुत कम लोग, जो आदिवासी वहां के, गिर, गिर का दूध सुना होगा ना, गिर गाय का दूध बहुत फेमस है, तो वही गिर जंगल है। तो और वहां के जो आदिवासी है, उनको पेड़ काटना अलाउड नहीं है, जो जमीन में गिरा हुआ लकड़ी है वही वो लोग तोड़ते हैं। और उनके जो, वो लोग गाय भैंसों को चराते, दूध बेच के कमाते हैं। और किसी शेर ने अटैक किया भैंसों को, तो वो लोग शेर को अटैक नहीं करते, वो लोग सोचते कि ये डेस्टिनी था कि हमारे भैंस को जाना था। तो वहां पे मेरे को एक चीज देखने को मिली, एकदम जंगल हवा प्योरेस्ट फॉर्म में, क्योंकि वहां पे प्लास्टिक भी तुम लेके नहीं जा सकते गाड़ी, तुमको जब गिर जंगल जाना होगा तो तुमको प्लास्टिक बॉटल रखना पड़ेगा। वो लोग तुमको रेंटल 10 या 20 रुपए लेंगे, एक पानी का स्टील का बॉटल लेंगे, देंगे वो लोग, मिल्टन का। वापिस जब पहुंचोगे तो वो बॉटल उनको दे देने का, ऐसा। तो वो लोग प्लास्टिक अलाउड ही नहीं करते। सो जब तुम देखोगे ना वहां पे जो पेड़ है वो नीचे भी गिरे हुए है ना, तो अभी जो हर्बीवरस, तुम देखो, डियर ले लो या गोट ले लो या गाय भैंस ले लो, वो सब खाएंगे। और जो कार्निवोरस है, वो ऑफ कोर्स दूसरे हर्बीवरस जानवर को खाएंगे, जैसे शेर डियर को खाएगा।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट, ठीक है ना। तो और डिकम्पोजर्स क्या है, फंगी और बैक्टीरिया। अभी अल्टीमेटली जो जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बिकॉज ह्यूमन दखल अंदाजी नहीं है, वही पत्ते डिकम्पोज होके, ठीक है, वापिस से जमीन को और फर्टाइल कर देते हैं। मतलब ये जो चक्र ना सालों साल चलता आ रहा है। और बिकॉज ह्यूमन, अभी क्या होता है, क्यों इतना ग्रीनरी और नैसर्गिक लगता था, बिकॉज पत्ते जमीन में मिले, फर्टाइल कर दिया, वापस से कुछ ना कुछ उगेगा वहां पे। बट द मोमेंट इंसानों ने कुछ प्लास्टिक फेंका, उगने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्लास्टिक पानी को आने देगा नहीं अंदर, और वो जमीन बैरन खराब हो जाएगा या उगने लायक नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से बायोटिक में कुदरत को तुम अपने हाल में छोड़ दो ना, कुदरत बहुत आगे बढ़ जाएगा। तुम अभी देखो, लॉकडाउन में नदियां साफ हो गए, समुद्र बारिश के टाइम में सब कचरा वापस फेंकता है बाहर। तुम जितना प्लास्टिक डालोगे समुद्र में, बारिश में जैसे वो ऊपर आएगा वो आगे बढ़, समुद्र बारिश में डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एकदम बारिश हवा मिलकर, बोलते ना उफान, तेज में रहता है समुद्र। तुम जितना कचरा डालोगे सब बारिश बाहर फेंकता है। तो तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोज, सबका अपना अपना रोल है। अभी जैसे कि यदि दूसरे हार्बीवोरस को कार्निवोरस ने नहीं खाया तो उनकी आबादी बढ़ जाएगा और वो लोग बहुत सारा ग्रीनरी खा जाएंगे। तो अब जैसे बहुत सारे गाय भैंसे हैं, तो शेर ने नहीं शिकार किया तो अगेन गाय भैंसों की आबादी बढ़ जाएगी, अगेन पेड़ पौधे कम पड़ेंगे। सो कुदरत ने ऐसा बनाया है कि बैलेंस रखा हुआ है कि हार्बीवोरस ये खाएंगे, पेड़ पत्ते पौधे, और कार्निवर्स उनको खाएंगे, और फिर ये जैसे बढ़ते जाता है आबादी तो स्थिरता आ जाता है। इस प्रकार से डिकम्पोजेस में तुम्हारा फंगी, बैक्टीरिया, ये सब है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में हम आते हैं एबायोटिक। एबायोटिक क्या है, फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को असर करते हैं। ठीक है, तुम्हारा लाइट, एयर, सॉइल और न्यूट्रिएंट्स, ये सारे चीजें असर करेंगे। अगेन इकोसिस्टम में इनका उतना ही जरूरत है, बिकॉज जो टेम्परेचर, रेन, ऑल्टीट्यूड, विंड, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, ये सब की तो जरूरत पड़ेगी। मैंने जो गिर जंगल का बोला, बायोटिक पार्ट बहुत जबरदस्त था, लेकिन एबायोटिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बायोटिक के ग्रोथ में, क्योंकि लाइट के बिना कैसे प्रोग्रेस होगा, बारिश के बिना कैसे होगा, तुमको जमीन भी लगेगा। और जैसे समुद्र की तरफ जाएंगे, वहां पे कुछ जगह पे इफ यू सी, अरेबियन सी का पानी थोड़ा खारा, थोड़ा सा ज्यादा लगता है। सो अगेन ये सब जो कंपोनेंट्स है, जैसे एक डेड सी है, एक जगह डेड सी, वहां पे कोई भी मछली जी नहीं पाती, क्योंकि पानी इतना इतना सलाइनी या इतना अजीब है पानी कि कोई जीवन ही नहीं हो सकता। ऐसे भी जगह है दुनिया के कि वहां पे पहुंच ही नहीं पाते। तो एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के, एक सेकेंड, एबायोटिक कंसेप्ट भी बायोटिक को सपोर्ट करते हैं और ये दोनों मिलकर जीवन को आगे बढ़ाते हैं। सो तुम्हारा ये कंसेप्ट है रिसोर्सेज पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।